हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में सीसेट 2021 का पेपर है, तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला परिच्छेद है तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो, किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो। और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी व्यक्ति से उसके अपने धर्म के बारे में पूछते हैं तो वो व्यक्ति अपने धर्म के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बताता है, सब कुछ अच्छी बातें बताता है। लेकिन जब यही कंपैरिजन दो धर्मों के व्यक्तियों के बीच में होता है तो ए वाले व्यक्ति को बी वाले का धर्म बहुत बुरा लगता है, उसमें सब कमियां ही कमियां नजर आती हैं। ठीक इसी प्रकार से बी वाले व्यक्ति को ए वाले धर्म में तमाम कमियां नजर आती हैं, और पूरा पैसेज इसी पर डिपेंड करता है। तो आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर सर्वाधिक तर्कसंगत पूर्व धारणा कौन सी हो सकती है? कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बनने की बात पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं बोली गई है। ना ही ये बताया गया है कि अगर आप धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी नहीं बनेंगे तो आप जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बी वाला विकल्प भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर धर्म का आकलन करने की बात हो रही है। धर्म का यहाँ पर आकलन हो रहा है, तो आपका बी वाला विकल्प भी यहाँ पर निकल जाएगा। डी वाला विकल्प है कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। देखिए, डी वाला विकल्प भी गलत है। लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को समझते हैं, लेकिन दूसरे वाले धार्मिक संप्रदाय को समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी धर्म सही, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं और कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने धर्म की अच्छाइयों को देख लेते हैं, अपने धर्म की कमियों को नहीं देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामने वाले धर्म में बेशक हजारों अच्छाइयां हों, लेकिन उन कमियों को ही हमेशा देखते हैं। तो लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते, ये कहना गलत हो जाएगा। लोग दूसरों के धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। अगर ऐसा होता तो सही हो जाता। सी वाला यहां पर सही है। धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो केवल अपने धर्म को देखते हैं, दूसरे वाले धर्म को महत्व नहीं देते हैं। दूसरे वाले धर्मों की जो अच्छाइयां हैं उनको फोकस नहीं करते हैं, और यही कारण है कि इन धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सर्वाधिक सटीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। दूसरा परिच्छेद है अब आपका। यह निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और विधि लॉ की अवहेलना अथवा उल्लंघन को प्रजा की अनैतिकता पर उतना नहीं मढ़ा जा सकता जितना कि उस अधिराज्य डोमिनियन की बुरी स्थिति पर, क्योंकि मनुष्य जन्मजात रूप से नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अपितु उन्हें नागरिकता के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, और यदि अनैतिकता अधिक प्रबल होती है और किसी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के पर्याप्त रूप से ना तो प्रयास किया है और ना ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है, और इसीलिए वह राष्ट्रमंडल के रूप में अपने अधिकार को बेहतर बनाने में विफल रहा है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर मनुष्यों से संबंधित बात हो रही है। यहाँ पर बात यह हो रही है कि मान लीजिए कोई राष्ट्र किस तरह से अपने कानूनों को निर्माण करता है, कानूनों का निर्माण करता है, और वहां पर रहने वाले नागरिक किस तरह से उन कानूनों को अपनाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन बीच में दी हुई है कि मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं, यानी लगभग मनुष्य का जो स्वभाव है प्राकृतिक रूप से सभी जगह का समान है। चाहे वो अमेरिका का व्यक्ति हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, सब में एक जैसा स्वभाव पाया जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि कोई भी राज्य किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, किस तरह से वहां पे कानून का निर्माण हुआ है, और वहां पर जो विधियां निर्मित की गई हैं तो वो विधियां किस तरह से मानव को अपने आप पे ढालने के लिए सक्षम है। तो ये बात यहां पर पैसेज में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं। अगला है, किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु सॉवरेन उत्तरदायी होता है, न कि जनता। वह अधिराज्य सर्वोत्तम है
जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और जिसके पास सुनागरिकता यानी गुड सिटीजनशिप के लिए विधि है। लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना असंभव है। देखिए यहां पर आपकी जो पैसेज की अंतिम लाइनें हैं, यहां पे बोला गया है कि किसी राष्ट्रमंडल में दूसरे राष्ट्रमंडल की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, तो यह निश्चित है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडल ने एकता के लक्ष्य के लिए पर्याप्त रूप से ना तो प्रयास किया है और ना ही पूर्व विचार करके अपनी विधि बनाई है। यानी कहने का मतलब क्या है, दो राष्ट्रमंडल देशों की बात हो रही है, एक में कम अपराध हो रहे हैं, एक में ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो पहले वाले जिसमें कम अपराध हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसने एकता के लक्ष्य के अनुरूप अपने यहाँ अपने देश के नागरिकों को एकबद्ध करने के लिए ऐसी विधि बनाई है कि वहां पर एकता स्थापित हो, और इसी वजह से पहले वाले राष्ट्रमंडल में कम अपराध हो रहे हैं। तो अगर आप यहां पर सटीकता से इसका आकलन करेंगे तो पहला वाला विकल्प आपका निकल जाएगा। देखिए प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि के उल्लंघन अपरिहार्य हैं, ये गलत है, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं। और यहाँ पर दो राष्ट्रमंडलों का कंपैरिजन भी किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक में ज्यादा अपराध हो रहे हैं और एक में कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि प्रत्येक अधिराज्य में ये सब चीजें होना स्वाभाविक है, ये गलत हो जाएगा। बी वाला भी गलत हो जाएगा, किसी अधिराज्य में सभी समस्याओं के लिए संप्रभु उत्तरदायी होता है, ना कि जनता, ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पर जनता उत्तरदायी नहीं है, केवल जो संप्रभु सरकार है वही उत्तरदायी है, ऐसी बात भी पैसेज में कहीं नहीं लिखी हुई है। अगला है लोगों द्वारा अच्छा अधिराज्य स्थापित कर पाना ये असंभव है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक बात बीच में मैंने हाईलाइट की है कि मनुष्य में नैसर्गिक मनोभाव सर्वत्र समान होते हैं। मनुष्य जो आपका चाहे भारत का हो, अमेरिका का हो, हर जगह का एक जैसा है, प्राकृतिक रूप से एक जैसा है। डिपेंड ये करता है कि आपका जो राज्य है वो किस तरह से विधि अपनाता है, किस तरह से विधि को लागू करता है, ताकि वो लोगों में एकता स्थापित करवा पाए। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा। यहां पर आपका सी वाला सही है कि वह अधिराज्य सर्वोत्तम है जो एकता के लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और जिसके पास सुनागरिकता के लिए विधि है, तो वो राज्य यहां पर सर्वोत्तम है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला। तीसरा परिच्छेद है अब आपका, असमानता इस मूल लोकतांत्रिक प्रतिमानक का उल्लंघन करती है कि सभी नागरिक समान हैं। समानता वह संबंध है जो कुछ एक मूलभूत विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसे वे सामान्य रूप से साझा करते हैं। नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है, इसलिए प्रजाति, जाति, लिंग, संजातीयता, निषक्तता या वर्ग जैसे आधारों पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मानवीय स्थिति की ये विशेषताएं नैतिक दृष्टि से संगत नहीं है। यह विचार कि व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इस कारण से कि इसमें कुछ एक व्यक्तियों के पास कुछ असाधारण विशेषताएं अथवा प्रतिभा होती हैं, जैसे इनमें से कुछ व्यक्ति कुशल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशील संगीतकार हैं अथवा विख्यात साहित्यकार होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सभी मनुष्य हैं, अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि असमानता और समानता के बारे में ये परिच्छेद है। यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कुछ लोगों को सम्मान देते हैं क्योंकि उनके पास कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं, तो इस कारण से आप उनको सम्मान मत दीजिए। आप किसी को सम्मान इस वजह से भी दीजिए कि वो सभी मनुष्य हैं। यानी सबसे बड़ा यहाँ पर जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है, यानी कि सभी मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से समान है। आप केवल किसी को सम्मान इस आधार पर मत दीजिए कुछ के पास विशिष्ट योग्यताएं हैं। तो यहाँ पर वही बात टाइम में बोली गई, नैतिकता की दृष्टि से कहें तो समानता एक स्वतः निर्धारित सिद्धांत है। इस समानता का मतलब क्या है कि प्रकृति ने हम सभी को समान रूप से बनाया है। ऐसा नहीं है किसी ने हमारे साथ, प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव किया, नहीं, जो कुछ भेदभाव किया वो मानवों ने किया है। तो ये इस पैसेज में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अब उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला है, समानता लोगों के लिए समाज के भौतिक व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अगला है, समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो आपका विकल्प है सही है। समानता लोगों के लिए समाज के भौतिक व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है, जैसा कि आपकी पैसेज की अंतिम लाइन में कहा गया है कि वे सभी मनुष्य हैं, अब सामान्य बुद्धि नीति का अंग बन गया है। इस पैसेज की लाइन में बोला गया है, तो इस आधार पर आपका पहला वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। समानता लोगों के लिए समाज के भौतिक व्यवहारों में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने की एक पूर्वापेक्षा है। असमानता का होना लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि असमानता
एक मूल लोकतांत्रिक प्रतिमाना का उल्लंघन करती है कि वे सभी समान नागरिक समान हैं। तो ये बात स्टार्टिंग में ही बोली गई, तो सेकंड वाला भी यहां पर सही है। तीसरा वाला है कि सभी नागरिकों के समान होने का विचार ऐसा है जिसे किसी लोकतंत्र में भी वास्तव में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात यहां पर नहीं बोली गई है, किसी भी लोकतंत्र में समानता का विचार कार्यान्वित नहीं हो सकता है, ऐसी बात पूरे पैसेज में कहीं नहीं बोली गई है। तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चौथा है समानता के अधिकार को हमारे मूल्यों और दिन प्रतिदिन की राजनीतिक शब्दावली में समाविष्ट किया जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर राजनीतिक शब्दावली की भी बात नहीं हो रही है। आप यहां पर देखेंगे पूरे पैसेज में कहीं भी राजनीति की बात नहीं हुई है। तो यहां पर आपका चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल 1 और 2। परिच्छेद 4 है आपका अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। अल्पतंत्रीय शासन तात्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनष्ट करता है। यहां तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट करता है। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है। लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते हैं कि वे उत्तम शासकों और सर्वाधिक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सकें। लोगों में समझ नहीं होती है और वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन होता है। ये प्लेटो के विचार हैं। देखिए यहां पर अभिजातीय शासन की बात हो रही है। लोकतंत्र में भी कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जिन व्यक्तियों को चुनते हैं तो चुनिंदा व्यक्ति जो सत्ता में पहुंच जाते हैं उनके हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर आ जाती है। तो ऐसा जो लोकतंत्र होगा वो निरंकुश शासन वाला और स्वेच्छाचारी शासन वाला लोकतंत्र बन जाता है। ये बात यहां पर बोली गई है। चौथा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है। सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर्निहित होती है। देखिए यहां पर डी वाला विकल्प स्वतः ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर शासन के सभी रूपों की बात नहीं हो रही है, यहां पर लोकतंत्र की बात हो रही है। यहां पर शासन के तो अन्य रूप भी हैं, तो यहां पर शासन के सभी रूपों की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर डी वाला विकल्प तो अपने आप निकल जाएगा। इसके अलावा सी वाला विकल्प ये भी गलत है। सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। यहां पर शिक्षा की बात भी नहीं हो रही है। मैं आपसे बार बार रिपीट करता हूं और जितने भी मैंने आपको बोधगम्यता वाले पोर्शन करवाए हैं 2011 से लेकर अब तक, सभी में एक बात बोली है, जो चीज आपके पैसेज में नहीं होगी वो आपके विकल्प में भी नहीं आएगी, तो वो विकल्प तो स्वतः ही निकल जाएगा। तो यहां पर आपका सी वाला ये भी निकल जाएगा। इसके अलावा ए वाला है कि मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं। तो देखिए शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करने की भी बात इसमें नहीं हो रही है, तो यहां पर आपका ए वाला विकल्प ये भी निकल जाएगा। परिच्छेद का सार है कि अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का अपकर्ष हो जाता है। यानी यहां पर यह बात बार बार दोहराई गई है कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट करता है। ये बात यहां पर कही गई है और इसका सार आपको यहां पर विकल्प बी में दिख जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का बी वाला। पांचवा परिच्छेद है आपका ऊर्जा और जलवायु संबंधी नीति निर्माण के क्षेत्र में भारत चुनौतीपूर्ण आसन्न भविष्य का सामना कर रहा है। समस्याएं कई हैं। जीवाश्मी ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली और खाना पकाने के आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच, अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन के आयात में वृद्धि, बिजली के निरंतर मूल्य निर्धारण और शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी अथवा अतिरिक्त आपूर्ति। केवल यही नहीं, भूमि, जल तथा वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विवाद। किंतु यह सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन नीति पर चर्चा, ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु साहसिक पहल, भले ही इनकी पूरी संकल्पना तैयार नहीं है तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए भारत के संदर्भ में चुनौतियां हैं वो बताई गई हैं और भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है वो बात यहां पर बोली गई है। पांचवा प्रश्न है इससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक संदेश प्रस्तुत करता है। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंतर संबंधित है। भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है।
भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग पक्ष की उपेक्षा करती है। देखिए यहाँ पर विकल्प डी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जो निर्णय की प्रक्रिया है ये मांग पक्ष की उपेक्षा नहीं करती है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। यानी कि यहाँ पर भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है। एक तरफ समस्याएं तो हैं, लेकिन भारत की सरकार भी लगातार इसके लिए निपटने के लिए प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति उन्मुख है और मांग पक्ष की उपेक्षा कर रही है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प सी भी यहाँ पर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि परिच्छेद की अंतिम पंक्तियां इस बात का खंडन करती हैं कि भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है, ये इस बात का खंडन कर रही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ये भी गलत है। अब आपका विकल्प बी है। देखिए विकल्प बी सही है, किंतु निर्णायक संदेश के रूप में ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी अगर देखें तो विकल्प बी जो है कुछ हद तक आपको देखने को सही लगेगा, लेकिन ये निर्णायक विकल्प के तौर पर सही नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति संधारणीय विकास के लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है। तो देखिए अत्यधिक सुसंगत हम नहीं मान सकते हैं, हालांकि भारत प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अत्यधिक हम सुसंगत होगी संधारणीय लक्ष्यों के प्रयास के लिए, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला यहाँ पर सही है। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल और अंत्य संबंधित है। जैसा कि इस पैसेज में लिखा हुआ है, एक तरफ समस्याएं हैं, लेकिन भारत उनका समाधान निकालने के लिए जो उपाय कर रहा है वो भी लिखे हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल है और ये अंत्य संबंधित है। यानी ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया आसान नहीं है, जटिल है, लेकिन अंत्य संबंधित है। यानी समाधान भी ढूंढ रहे हैं हम और जटिलताएं भी वहां पर हैं। छठवां परिच्छेद है आपका। ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि बाजार में बेची जाने वाली कुछ प्रतिजैविक औषधियां एंटीबायोटिक्स, वृद्धि कारक, ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कुक्कुट यानी पोल्ट्री और अन्य पशुधन को खिलाई जाती हैं। इन औषधियों के अति प्रयोग से ऐसे सुपरबग और रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो बहु औषधियों के लिए प्रतिरोधी हों और जो मनुष्यों में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे सचेत होकर कुछ कुक्कुट पालन कंपनियों ने कुक्कुटों का तेजी से वजन बढ़ाने के लिए औषधियों का प्रयोग बंद कर दिया है। 1990 के दशक से जब डेनमार्क ने प्रतिजैविक, वृद्धि कारक, ग्रोथ प्रमोटर, एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई है, प्रमुख शूकर मांस निर्यातक का कहना है कि अधिक संख्या में शूकर पैदा हो रहे हैं और पशुओं में भी रोग कम हो रहे हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, तो कई जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं उनको वृद्धि कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनको अपने जो भी पशु हैं या अपने जो भी जीव हैं उनकी जल्दी से ग्रोथ हो जाए, उसके लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इनके साइड इफेक्ट भी हैं। पशुओं की ग्रोथ तो जल्दी होती है, लेकिन उनमें वो बीमारियों के प्रति सुभेद्य हो जाती हैं, उनमें बीमारियां जल्दी पनप जाती हैं। तो ये पूरा परिच्छेद उसी पर डिपेंड है। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक संदेश प्रस्तुत करता है? लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए। पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के स्थान पर पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियों एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पशुओं को भोजन के रूप में, आहार के रूप में सेवन करने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है कि लोगों को पशुपालन उत्पादों के सेवन से बचना चाहिए, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बी वाला भी गलत है। देखिए यहाँ पर ना तो ये बोला जा रहा है कि पशुओं के जो उत्पन्न खाद्य पदार्थ हैं इनको आप रिप्लेस कर दें किससे, पौधों से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों से, तो ये बात भी यहाँ पर नहीं बोली जा रही है। तो बी वाला भी अपने आप निकल जाएगा। आपका सी और डी हो सकता है। अब सी में बोला गया है कि पशुओं पर प्रतिजैविक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है कि प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग केवल रोगों के लिए, उपचार के लिए ही किया जाना चाहिए। देखिए इसमें सी और डी में डी वाला ज्यादा सटीक है और मैं अभी दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक बात बोली गई है लास्ट वाली लाइन में, 90 के दशक में डेनमार्क ने एंटीजैविक जो है, एंटीबायोटिक जो है, इन पर रोक लगा दी है। उसके बाद उस देश के जो भी सूकर मांस निर्यातक हैं उनका कहना है कि अधिक संख्या में सूकर पैदा हो रहे हैं। ये सूकर अब मर नहीं रहे हैं, बल्कि अधिक संख्या में पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पशुओं में रोग में कमी आई है। यानी जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, केवल रोगों के लिए किया जाए, वृद्धि कारक के लिए नहीं किया जाए। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मांस का उत्पादन भी अच्छा खासा होगा। तो उस आधार पर आपका डी वाला यहाँ पर सर्वाधिक सटीक है, सी वाला भी सटीक नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी वाला। सातवां परिच्छेद है आपका, नीति निर्माताओं और जनसंचार माध्यमों यानी मीडिया ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए
कई कारकों को दोषी ठहराया है, जिसमें ईंधन की उच्च कीमतें, प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम और खाद्यांतर पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग शामिल है। फिर भी सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। 7वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहली है, खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश हैं। यदि निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं? देखिए, यहां पर अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि यहां पर कहीं भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जिससे ये लगे कि खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का कारण तेल उत्पादक देश हैं। यहाँ पे तेल उत्पादक देशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, बल्कि तेल की कीमतों को जिम्मेदार ठहराया गया है। और तेल की कीमतों के लिए जिम्मेदार कोई उत्पादक देश नहीं होगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा, अपने भारत में ही ऐसा हुआ है कि जब क्रूड ऑयल के दाम काफी सस्ते थे तब भी भारत सरकार ने उस पर टैक्स कम नहीं किया था, तब भी उस पर जमकर टैक्स वसूल कर रही थी। ये आपने देखा होगा और कई बार ये मीडिया में भी हाईलाइट हुआ कि क्रूड ऑयल तो दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी भारत में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये बात मुद्दा उठा था। तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला स्टेटमेंट इससे गलत हो जाएगा। नहीं, खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण तेल उत्पादक देश है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा और परिच्छेद में भी ये बात नहीं बोली गई है। सेकंड वाला सही है कि अगर निकट भविष्य में विश्व में खाद्य संकट उत्पन्न होता है तो वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में होगा, जैसा कि इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इन सर्वाधिक आबादी वाले देश यानी कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनमें अत्यधिक खपत से क्या होगा, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यहां पर आपका बी वाला यानी सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका 7वें का बी, केवल सेकंड। 8वां परिच्छेद है अब आपका, आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का मुख्य संदेश आय में वृद्धि को महत्व देना है, जिसका आशय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि से है। सिद्धांततः बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सृजित करती है। जब किसी ऐसे देश की आय में वृद्धि होती है जिसकी जीडीपी का स्तर कभी निम्न था, तब परिवार, समुदाय और सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग रखने में उत्तरोत्तर समर्थ होते हैं। आज विकास शब्दावली डेवलपमेंट लेक्सिकॉन में जीडीपी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। यदि कोई आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करता है तो हम जान लेते हैं कि उनका आशय जीडीपी में वृद्धि से है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जीडीपी में अगर ग्रोथ होगी तो समाज में जो निम्न स्तर पर वाला व्यक्ति है ये भी कुछ भविष्य के लिए सेविंग्स करेगा। ये बात यहां पर बोली गई है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। बढ़ती हुई जीडीपी किसी देश को विकसित देश बनने के लिए अनिवार्य है। बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। लेकिन यहां पर आपका पहला वाला जो विकल्प है गलत हो जाएगा। यहां पर विकसित देश बनने की बात तो हुई नहीं है। यहां पर विकसित देश की कहीं बात हो रही है, पैराग्राफ में नहीं हो रही है, तो आपका पहला वाला विकल्प तो सही निकल जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला जो विकल्प है ये भी गलत है। देखिए, यहां पर आप ये देखें, यहां पर बोला गया बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। नहीं, यहां पर यह बात बोली गई है, सिद्धांत है बढ़ती हुई जीडीपी रोजगार और निवेश के अवसर सृजित करती है। और जब किसी ऐसे देश में आय में वृद्धि होती है जिसका जीडीपी स्तर कभी निम्न था, तब परिवार, समुदाय और सरकार अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कुछ निधि को अलग से रखने में उत्तरोत्तर समर्थ होते हैं। लेकिन यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है कि जीडीपी अगर ग्रोथ होगी सबके पास समान रूप से पैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। ये बोला गया है कि भाई परिवार, समुदाय और सरकार के पास अच्छे जीवन के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ सेविंग्स होंगी, ये बात बोली गई है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं बोली गई है। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है बढ़ती हुई जीडीपी सभी परिवारों में आय का समुचित वितरण सुनिश्चित करती है। ऐसी कोई बात यहां पर, समुचित वितरण की बात यहां पर नहीं बोली गई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर होगा डी। ना तो एक पूर्व धारणा सही है और ना ही दूसरी। 9वां परिच्छेद है आपका, अंजीर यानी जीनस फाइकस के वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है और ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहां अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। प्राकृतिक वनों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं और विविध प्रकार के फल पक्षियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। यदि फल पक्षी और चमगादड़ अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहें तो पवित्र अंजीर वृक्ष
प्रचुर संख्या में फल पक्षियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातियों के वृक्षों के असंख्य पौधे उग सकते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्राय आधारिक जातियां यानी कीस्टोन स्पीसीज हो सकती हैं। अंजीर के वृक्ष वहां भी उग सकते हैं जहां अन्य बड़े कोष्ठीय वृक्ष की जातियां नहीं उग सकती हैं। जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है। अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर वृक्षों की भूमिका है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है, विकल्प जो है ये सही है। सबसे पहले जान लेते हैं कीस्टोन जातियां क्या होती हैं। तो वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, तो उन जातियों को कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। तो यहां पर आप इस पैसेज में देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अंजीर की बात हो रही है, तो अंजीर यहां पर क्या है, अंजीर यहां के समुदाय में एक कीस्टोन प्रजाति की भांति कार्य कर रहा है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। सेकंड वाला जो विकल्प है ये आपका सही नहीं है। देखिए पूरे पैसेज में कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे पूरे पैसेज को, तो आप ये देखेंगे कहीं भी यहां पर कंपटीशन की बात नहीं हो रही है कि बड़े वृक्ष जो हैं नहीं उग पाएंगे, अंजीर का वृक्ष छोटा होता है तो अंजीर का वृक्ष आसानी से उग जाएगा, ऐसी बात पैसेज में कहीं भी नहीं बोली गई है। तो आपका सेकंड वाला यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला सही है, जैसा कि पैसेज का सार है कि जैव विविधता के संरक्षण में इन पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है, ये इस पैसेज का सार है। चौथा वाला बिल्कुल सही है, अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर वृक्षों की भूमिका है। ठीक है, क्यों भूमिका है ये भी जान लीजिए। देखिए इसलिए भूमिका है क्योंकि अंजीर के वृक्षों पर तमाम तरह के पशु पक्षी ये सब अपने भोजन के लिए आते हैं। तो जब ये अपने भोजन के लिए यहाँ पर आएंगे तो अपने मल का त्याग भी करेंगे, इन वृक्षों के आसपास अपने मल का त्याग भी करेंगे। और आप लोग ये जानते हैं कि जो पशु पक्षियों के मल होता है उस मल में तमाम तरह के पेड़ पौधों के बीज भी शामिल होते हैं। तो जब वो उस मल का त्याग करते हैं तो वहां पर अन्य प्रकार के जो पौधे हैं ये भी उगाते हैं। तो इस हिसाब से आपका चौथा वाला ये सही हो जाएगा कि अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर वृक्षों की भूमिका है। तो यहां पर आपका 1, 3 और 4 सही है, तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, केवल 1, 3 और 4। 10वां परिच्छेद है आपका, कृषि पारिस्थितिकी के मूल में यह अवधारणा है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव विविधता स्तरों और कार्यप्रणाली का अनुकरण करना चाहिए। ऐसी कृषि अनुकृतियां अपने प्राकृतिक मॉडलों की तरह उत्पादक, पीड़क प्रतिरोधी, पोषक संरक्षक तथा प्रघात और तनाव के प्रति समुत्थानशील हो सकती हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है और पोषक तत्वों का अनंत काल तक पुनः चक्रण होता है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य पोषक लूपों को बंद करना, अर्थात मिट्टी से निकल चुके सभी पोषक तत्वों को फार्म यार्ड, खाद के अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग पीड़क नियंत्रण के लिए तथा अंतर सस्य कृषि इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को उर्वर बनाने के लिए भी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ वृक्षों का एकीकरण शामिल है। देखिए यहाँ पर पूरा पैसेज जो है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परिच्छेद के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी कृषि पद्धतियां कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल हो सकती हैं? भूमि संरक्षण सस्य, कवर क्रॉप्स, उर्वरक सिंचाई, फर्टिगेशन, जल संवर्धन, मिश्रित कृषि, बहुसस्यन, पॉलीकल्चर, ऊर्ध्वाधर कृषि। तो देखिए यहाँ पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की बात हो रही है। कौन कौन सी पद्धतियां यहाँ पर ऐसी हैं जो कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बचा सकती हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर उन विकल्पों को बाहर निकालेंगे जो कि इस पैसेज में नहीं है। जैसे 6वां वाला विकल्प यहाँ पर नहीं है, ऊर्ध्वाधर कृषि की बात आपके पूरे पैसेज में कहीं पर भी नहीं की गई है, तो ये विकल्प अपने आप निकल जाएगा। जल संवर्धन की बात भी यहाँ पर नहीं की गई है, भाई जल संवर्धन से संबंधित है ही नहीं पैसेज ये, तो यहाँ पर जल संवर्धन की बात भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला जो है उर्वरक सिंचाई यानी फर्टिगेशन। देखिए उर्वरक सिंचाई का जिक्र हल्का सा यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बोला गया कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य पोषक रूपों को बंद करना, अर्थात मिट्टी से निकल चुके सभी पोषक तत्वों को फार्मयार्ड खाद के अनुप्रयोग जैसे तरीकों के द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना है। हालांकि ये कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूल नहीं है, भाई खाद का प्रयोग करना कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर उर्वरक सिंचाई जो है फर्टिगेशन, ये इसके अनुकूल नहीं मानी जाएगी। ये तो आप अपने विकल्प के लिए यूज कर रहे हो, भाई आप पैदावार बढ़ाने के लिए इसको यूज कर रहे हो, ये कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये निकल जाएगा। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, भूमि संरक्षण सस्य यानी कवर क्रॉप्स,
कवर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने गेहूं की फसल बोई और गेहूं के साथ में सरसों भी कर दी, तो ये सरसों जो है आपकी कवर क्रॉप्स है। मान लीजिए गेहूं खराब हो जाएगा तो सरसों हमारी बची जाएगी, तो ये कवर क्रॉप्स है। तो यहां पर भी अंतर सस्य कृषि की बात की गई है, इंटरक्रॉपिंग की बात की गई है। मिश्रित कृषि, तो अंतर सस्य कृषि या कवर क्रॉप्स या मिश्रित कृषि ये अपने आप में एक ही है। मिश्रित का मतलब वही होता है भाई, कवर क्रॉप का मतलब क्या है कि आपने गेहूं के साथ में सरसों भी लगा दी। मिश्रित कृषि में भी यही है कि आपने गेहूं, सरसों और तीसरी फसल और कोई बो दी, तो मिश्रित कृषि हो गई। तो वो सेम बात है। बहुसस्यन यानी एक साथ कई सारी फसलों को उपजाना, ये बहुसस्यन। ये तीनों ही टर्म जो है आपके जो अलग अलग दिए हुए हैं, इन तीनों का अर्थ यानी सेंस जो है वो एक ही है, सेंस अलग अलग नहीं है। तो यहां पर आपका 1, 4, 5 विकल्प सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10 में का ए, केवल 1, 4 और 5। 11वां परिच्छेद है आपका, न केवल क्रेडिट कार्ड के वितरण और डाटाबेस जैसे अमूर्त डेटा के साथ कंप्यूटरों का संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, बल्कि भौतिक वस्तुओं की वास्तविक दुनिया और संवेदनशील मानव शरीर के साथ भी यह संबंध बढ़ रहा है। एक आधुनिक कार पहियों पर एक कंप्यूटर है, एक विमान पंखों पर एक कंप्यूटर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आगमन से सड़क चिन्हों और MRI स्कैनरों से लेकर कृत्रिम अंगों और इंसुलिन पंपों तक प्रत्येक वस्तु में कंप्यूटर शामिल हो जाएगा। इस बात का प्रमाण नगण्य है कि ये उपकरण इनके डेस्कटॉप समकक्षों की तुलना में अधिक विश्वास योग्य होंगे। हैकर पहले ही यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वे इंटरनेट से जुड़ी कारों और पेसमेकरों का दूरस्थ नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए पूरा पैसेज जो है यहाँ पर IoT के बारे में है। IoT को आपने पढ़ चुके होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब क्या है कि आपके जितनी भी सारी चीजें हैं, गैजेट हैं, आपका मोबाइल फोन है, गैजेट है, घर में टीवी, फ्रिज जो भी है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आप हर चीज को एक जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रौद्योगिकी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बोलते हैं। तो पूरा पैसेज IoT पर बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है। 11वां प्रश्न है आपका, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हैं। डेटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता है। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। देखिए यहां पर बात जो हुई है पैसेज में वो IoT की हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हुई है। तो यहां पर ए वाला जो विकल्प है कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। भाई कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये बात सही नहीं लगती है, क्योंकि कंप्यूटर से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे IoT से। क्योंकि कंप्यूटर कब जुड़ पाया? कंप्यूटर जुड़ पाया है IoT की मदद से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से आप हर जगह कंप्यूटर से जुड़ पाए हैं। तो यहाँ पर मेन रोल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। तो यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प स्वतः ही निकल जाएगा। बी वाला है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हैं। यहां पर मानते हैं कि हैकर यहां पर हैक कर लेते हैं, लेकिन यहां पर पूरे पैसेज में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां कुछ ना कुछ खामियां रखती हैं जिसकी वजह से हैक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात यहां पे प्रदर्शित नहीं की गई है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां साइबर सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हैं, ऐसी बात पैसेज में नहीं बोली गई है। डाटा सुरक्षा संबंधी कठोर नियमों की आवश्यकता है। देखिए पैसेज को देख के तो ये लगता है कि यहाँ पर कठोर नियमों की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कठोर नियमों की कोई बात नहीं की गई है। न कानून बनाने की बात हो रही है, न नियमों की बात हो रही है, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी गलत हो जाएगा। डी वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। जितना ज़्यादा हम लोग इंटरनेट से जुड़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा हमारी चीज़ें, हमारा जो भी गैजेट्स हैं इंटरनेट से जुड़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य में उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपके दिल के अंदर जो पेसमेकर लगा हुआ है अब वो इंटरनेट से नियंत्रित हो रहा है, तो कोई व्यक्ति जो कि आपका मान लो दुश्मन है, अब वो इंटरनेट की मदद से उस पेसमेकर को बंद कर दे तो क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर भविष्य की चिंता की जा रही है कि संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य में हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। तो ये इसका सटीक आंसर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 11 का डी वाला। 12वां परिच्छेद है आपका, गरीबी, असमानता, अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छता की दशाओं से जूझता सामाजिक और भौतिक वातावरण संक्रामक रोगों का खतरा उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य विधि हाइजीन के भिन्न भिन्न स्तर हैं, व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्वास्थ्य विधि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत सफाई रखने में संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है, किंतु इस क्षेत्र में बाजार के प्रवेश ने सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया है, जो विज्ञापनों के आक्रामक प्रभाव द्वारा अनुकूलित होती है और प्रबल होती है। पश्चिम यूरोप का अनुभव यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि के साथ साथ वातावरणीय दशाओं में सामान्य सुधार व स्वच्छ जल
स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे घटकों से शिशु या बाल मृत्यु या संक्रमण की दरों में पर्याप्त कमी आई है। हाथों को स्वच्छ रखने के प्रति जुनून व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बाजार के निरंतर प्रभाव को भी लाता है, जिससे पारिस्थितिकी पर इसके नकारात्मक प्रभाव की अवहेलना होती है अथवा उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है और इससे प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। देखिए यहाँ पर हाइजीन के 3 स्तर बताए गए हैं, व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जो हाइजीन है इसके बारे में बताया गया है कि व्यक्तिगत सफाई रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे संक्रामक रोगों की दर में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब है जब इस क्षेत्र में बाजार की एंट्री हो जाती है, क्योंकि बाजार की एंट्री होने से क्या होता है कि लोगों के अंदर सुरक्षा की झूठी भावना को जन्म दिया जाता है। जैसे आपको तमाम तरह के विज्ञापनों में बताया जाता है कि अगर आप ये सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे तो इससे सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे और आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। केवल अपने आप को साफ कर लेने मात्र से आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। अपने आसपास के परिवेश को, अपने घर को, आपका जो समुदाय, जब तक वहां पर भी सफाई नहीं होगी तब तक आप अपने आप को भी संक्रामक रोगों से बचा नहीं पाएंगे। ये बात हकीकत है। तो वही अनुभव यहाँ पर पश्चिमी यूरोप का अनुभव भी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अगर आप लगातार व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देते हैं तो इससे एक यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इससे प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। ये बात भी यहाँ पर पैसेज में बोली गई है। 12वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ऐसे लोग जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विधि का जुनून होता है वे सामुदायिक स्वास्थ्य विधि पर ध्यान नहीं देते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रादुर्भाव का निवारण किया जा सकता है। स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तरीय हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। यह जन स्वास्थ्य के उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है जो संक्रामक रोगों के विरुद्ध लड़ाई में वास्तव में कारगर है। देखिए यहाँ पर आपका जो पूर्व धारणा आपकी जो है पहली वाली जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। पहला वाला विकल्प सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरे पैसेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि जो लोग व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देते हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसी बात पैसेज में कहीं भी निहित नहीं है। तो आपका पहला वाला जो विकल्प है गलत हो जाएगा। दूसरा वाला विकल्प है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रादुर्भाव का निवारण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर निवारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि आप जब इस तरह की जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उस पर ज्यादा बल देते हैं तो इससे क्या है, प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। इनका निवारण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला विकल्प ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो है कि स्वास्थ्य विधि के क्षेत्र में बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा है। देखिए बाजार के प्रवेश से संक्रामक रोगों का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि लोगों में क्या है, संक्रामक रोगों का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि सुरक्षा की लोगों के अंदर झूठी भावना को जन्म दिया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर संक्रामक रोगों का खतरा नहीं बढ़ा है बाजार के प्रवेश से, बल्कि सुरक्षा की झूठी भावना लोगों के अंदर बैठ गई है। ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प ये भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला विकल्प जो है आपका ये सही है। संक्रामक रोगों के बोझ को कम करने के लिए वैज्ञानिक और सूक्ष्म स्तरीय हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। देखिए वैज्ञानिक का मतलब क्या है, बाजार में जो भी विज्ञापन आप देखते हैं, बाजार में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सब वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप केवल और केवल व्यक्तिगत सफाई करने से आप संक्रामक रोगों से नहीं बच सकते हैं, बल्कि यहाँ पर यूरोप का भी अनुभव बताया गया है, जहां पर व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ वातावरणीय दशाओं में भी सुधार किया गया, तब वहां पर शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी देखी गई। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ये सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका पांचवा वाला भी सही है कि यह जन स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य विधि है जो संक्रामक रोगों के विरुद्ध लड़ाई में वास्तव में कारगर है, जैसा कि पश्चिमी यूरोप का अनुभव यहाँ पर दर्शाता है। तो उस अनुभव से आपका पांचवा वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी विकल्प 4 और 5 वाली पूर्व धारणाएं बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है 12 का सी, केवल 4 और 5। 13वां परिच्छेद है अब आपका, शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों, पी एफिड और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तृण भूखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलोकित किया। इन्हें 2 अलग अलग प्रकार के प्रकाश में रखा गया और नवीनतम वाणिज्यिक एलईडी प्रकाश के सदृश श्वेत प्रकाश और सोडियम स्ट्रीट लैंपों के सदृश एम्बर प्रकाश मटर कुल के जंगली पौधे जो कि तृण भूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद्य के स्रोत हैं, इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश डालने पर यह देखा गया कि इससे पुष्पण प्रेरित होने की बजाय बाधित होता है। प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों एफिड की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई। तो 13वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उच्च तीव्रता युक्त
प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पौधों के पुष्पण के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिए गए परिच्छेद के आधार पर यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। और लेखक ने मटर कुल के जंगली पौधों पर प्रकाश के प्रभाव से इस कथन की पुष्टि भी की है। तो आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 13 का डी वाला। 14वां परिच्छेद है अब आपका, सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में परागण प्राणियों द्वारा होता है, जिसमें पक्षी और स्तनधारी प्राणी शामिल हैं, किंतु कीट मुख्य परागणकारी हैं। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य फसल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर हैं। परागण के लिए मक्षिका सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है और ये 400 से भी अधिक फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है और इनमें से किसी की भी कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। 14वां प्रश्न है आपका, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खाद्यान्न का संधारणीय उत्पादन संभव नहीं है। उद्यान फसलों की एकधान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। प्राकृतिक वनस्पति से भिन्न कृषि क्षेत्रों में परागणकारियों की अत्यधिक कमी हो जाती है। कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में अनाज खाद्यान्न के लिए परागण बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसी कोई बात यहाँ पर बोली नहीं गई है। भारत का तो जहाँ पर जिक्र ही नहीं हो रहा है, तो जिस चीज़ का जिक्र नहीं होगा वो चीज़ अपने आप निकल जाएगी। तो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर अपने आप निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उद्यान फसलों की जो एकधान्य कृषि है, इसका भी जिक्र पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं किया गया है कि उद्यान फसलों की जो एकधान्य कृषि होती है ये कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। ऐसी बात भी यहाँ पर पैसेज में नहीं बोली जा रही है। तो आपका सेकंड वाला ये भी निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है कि प्राकृतिक वनस्पति से भिन्न कृषि क्षेत्रों में परागणकारियों की अत्यधिक कमी हो जाती है। इसका सेंस आप इस पैसेज की जो अंतिम लाइन है कि प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। यानी प्रभावी परागण वहीं होगा जहां पर मूल प्राकृतिक वनस्पति होगी, और जहां पर मूल प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगी वहां पर परागण नहीं होगा, और वहां पर कीटों का अभाव भी हो जाएगा और वनस्पतियों का भी अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है ये सही है। यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है, कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है। देखिए, यहाँ पर ये आपका जो पैसेज में लिखा हुआ है, परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है और इनमें से किसी की भी कमी या ह्रास से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। तो ये लाइन जो है आपके चौथे वाले विकल्प की पुष्टि कर रही है। तो यहाँ पर आपका केवल 3 और 4 विकल्प सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का डी, केवल 3 और 4। 15वां परिच्छेद है आपका, तमिलनाडु की कावेरी नदी घाटी पर क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर किए गए अध्ययन में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में वृद्धि की प्रवृत्ति और वर्षा के दिनों की संख्या में कमी देखी गई। इन जलवायु परिवर्तनों का इस क्षेत्र के जलीय चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में जल बह जाएगा और जल के पुनर्भरण रिचार्ज में कमी आएगी, तब भौमजल स्तर प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में सूखा पड़ने की बारंबारता में वृद्धि हुई है। इसके कारण फसलें बचाने के लिए भौमजल संसाधनों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का विकास जलवायु अनुकूल क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों का चयन करने में सहायक है। शुष्क भूमि कृषि पद्धतियां अपनाकर भौमजल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बढ़ा है, जबकि साथ ही साथ इन पर संकट भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को अधारणीय आजीविका और जोखिमपूर्ण साधक रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। देखिए, जो आपका दिया हुआ परिच्छेद है तो इसका मूल भाव है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों का जो महत्व है वो बढ़ा है और साथ ही साथ इन पर संकट भी बढ़ा है। जैसा कि यहाँ पे तमिलनाडु की जो कावेरी नदी घाटी की घटना का जिक्र किया गया है,
तो उसका मूल भाव यही निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 15 का सी। जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों का महत्व बड़ा है, जबकि साथ ही साथ इन पर संकट भी बड़ा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। 16वां परिच्छेद है आपका शोधकर्ता पर्यावरणीय प्रदूषक बिस्फेनॉल के तंत्र आवेशी या न्यूरोटॉक्सिक प्रभावों का पता लगाने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने मानव के हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्धन अपसामान्यताओं के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले यौगिक बीपीए के अनुप्रयोग द्वारा मूसक की भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विभेदन के दौरान जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन के संयोजन का उपयोग किया। वे अंत्य त्वचा और बाह्य त्वचा जैसे प्राथमिक जनन स्तरों के सही विनिर्देशन के लिए बीपीए अब विषालुता टॉक्सिसिटी का पता लगाने और आमापन करने तथा तंत्रिका प्रजनन कोशिकाएं सृजित करने में सफल रहे। 16वां प्रश्न है आपका उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। बीपीए जीवों में यानी इन विवो जो फर्टिलाइजेशन होता है भ्रूण विकास को परिवर्तित कर सकता है। प्रदूषण से होने वाले रोगों के उपचार की खोज करने में जैव रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन उपयोगी है। पर्यावरणीय प्रदूषकों के शरीर क्रियात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो आपका विकल्प है ये विकल्प आपका सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, इससे बोला गया कि उन्होंने मानव में हृदय रोग, मधुमेह और परिवर्धन अपसामान्यताओं यानी कि जो आपकी जीन में चेंजेस आते हैं उनके लिए जो यौगिक जिम्मेदार है, बीपीए जिम्मेदार है, इसको जिम्मेदार माना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है कि बीपीए जीवों में इन विवो भ्रूण विकास को परिवर्तित कर सकता है। अब देखिए सेकंड वाला जो है ये भी सही है। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइल की जांच के लिए जैव रासायनिक और कोशिका आधारित आमापन के संयोजन का उपयोग किया गया। तो इस हिसाब से आपका सेकंड वाला ये वाला भी विकल्प सही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मूसक की, चूहे की जो भ्रूण स्टेम कोशिकाएं हैं इनका विभेदन किया है, यानी मूसक की यानी चूहे की जो भ्रूण स्टेम कोशिकाएं हैं इनके विभेदन के दौरान ये पूरा जो तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भ्रूण स्टेम कोशिकाएं हैं ये मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषकों के शरीर क्रियात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए भ्रूण स्टेम कोशिकाएं मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा परीक्षण जो हुआ है वो चूहे की भ्रूण स्टेम कोशिकाओं पर हुआ है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प इस आधार पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके तीनों ही विकल्प सही हैं, तो आपका सही आंसर है 16 का। देखिए ये डी है ना कि बी, 16 का डी वाला आंसर है यहाँ पर 16 का डी। 1, 2 और 3। 17वां परिच्छेद है अब आपका मध्ययुगीन व्यापारी चीन के बाजारों तक पहुंचने के लिए रेशम मार्ग सिल्क रोड के खतरों का जोखिम उठाते थे। 15वीं शताब्दी में हल्के पाल वाले पुर्तगाली जहाजों ने ज्ञान की अपेक्षा स्वर्ण और मसालों की खोज में परिचित विश्व की सीमाओं से परे यात्रा की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रही है। विज्ञान और जिज्ञासा कमजोर प्रेरक हैं, चाहे सौरमंडल हो अथवा अंतरातारकीय अंतरिक्ष। आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है और संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। तो 17वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सार है। पहला है किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन करना होता है। अंतरिक्ष हमारी भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा, चाहे वह सौरमंडल में विद्यमान अंतरिक्ष हो अथवा अंतरातारकीय अंतरिक्ष। मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहार ही धन सृजन का आधार होता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला विकल्प यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन होता है। तो यहाँ पर किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य धन का सृजन नहीं दिखाया गया है, बल्कि संसाधनों की खोज को दर्शाया गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमेशा संसाधनों की खोज ही सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरक रही है। तो संसाधनों की खोज, तो संसाधन जो है वो अमूल्य होते हैं, उन्हें हम धन में नहीं तोल सकते हैं, बल्कि वो अमूल्य होते हैं। तो किसी भी मानवीय प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य संसाधनों की खोज है, ना कि धन का सृजन करना। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए अंतरिक्ष के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर ही बोला गया कि चाहे आप सौरमंडल या अंतरतारकीय अंतरिक्ष, चाहे इन सब का अन्वेषण करें, लेकिन आर्थिक इंजन का निर्माण ही अंतरिक्ष को उन्मुक्त करने का एकमात्र साधन है। जब तक आपके पास आर्थिक इंजन नहीं होगा तब तक आप अंतरिक्ष को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए
संसाधनों का निष्कर्षण ही वह इंजन है। जब तक आपके संसाधन नहीं होंगे, रिसोर्सेस नहीं होंगे, तब तक आप अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की बात की गई है, संसाधनों पर फोकस देकर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रतिफल के लिए नई सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। आर्थिक प्रतिफल का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की खोज आर्थिक प्रतिफल भी दिलाती है। तो आर्थिक प्रतिफल की जो खोज के लिए मनुष्य हमेशा क्या है, सरहदों की खोज करने के लिए प्रेरित होती है। तो सी वाला यहाँ पर सही है। अब देखिए डी वाला गलत है। कुछ लोगों के जोखिम लेने का व्यवहार ही धन सृजन का आधार होता है। यहाँ पर धन सृजन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आर्थिक प्रतिफल। देखिए संसाधनों का मतलब होता है आर्थिक प्रतिफल। तो आर्थिक प्रतिफल जरूरी नहीं है धन के रूप में ही हो, किसी और रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी वाला जो सार है ये सर्वोत्तम सार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 17 का सी वाला। 18वां परिच्छेद है अब आपका। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। यहां तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं, जिन्हें अर्थ विषयक सिमेंटिक असत्य माना जा सकता है। उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कमोबेश सोचा समझा होता है। तो 18वां प्रश्न है आपका। इस परिच्छेद के प्रथम अंश में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? असत्य बोलने के संबंध में सहमति, असत्य बोलने के संबंध में असहमति, सत्य बोलने के संबंध में असहमति, सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। देखिए अगर आप परिच्छेद को ढंग से पढ़ेंगे तो परिच्छेद के प्रथम अंश में असत्य बोलने के संबंध में असहमति जताई गई है। यहाँ पे बोला गया कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ये बात यहाँ पर बोली गई है कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला कथन है ये सही है। असत्य बोलने के संबंध में यहाँ पर असहमति दर्शाई गई है। 19वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी आदत अच्छे लोगों में बहुत पाई जाती है? सत्य और असत्य को मिश्रित करना, सत्य को असत्य के साथ साभिप्राय मिश्रित करना, तथ्यों का मिथ्याकरण या सत्य का संपूर्ण छिपाव। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि जो सर्वाधिक सत्यवादी लोग हैं वो संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं, जिन्हें अर्थ विषयक सिमेंटिक यानी कि साभिप्राय, सिमेंटिक का मतलब यहाँ पर सिमिलर अगर आप जोड़ेंगे, अर्थ विषयक का मतलब है साभिप्राय, यानी किसी अर्थ के लिए आप वो जोड़ रहे हैं। अब आप जानबूझकर वहां पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि झूठ बोलने के पीछे भी आपकी कोई मजबूरी है। तो सत्य को असत्य के साथ साभिप्राय मिश्रित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। अच्छे लोग या सर्वाधिक सत्यवादी लोग भी सत्य के साथ असत्य को सोच समझकर मिश्रित करते हैं। तो गद्यांश का जो अंतिम अंश है इस कथन की ये पुष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। 19वां परिच्छेद है आपका। क्या कोई लोकतंत्र दीर्घ समय तक कल्याणकारी राज्य होने से बच सकता है? जन कल्याण को पूर्ण रूप से बाजार पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है। बाजार एक व्यक्ति एक मत यानी वोट के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं, जैसा कि लोकतंत्र में होता है। कोई व्यक्ति बाजार से क्या ले पाता है यह उसकी प्रतिभा, कौशल, क्रय शक्ति तथा मांग और आपूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का प्रतिफल देते हैं और बहुत से लोगों को समाज के निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, किंतु कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। बाजार में उनकी मांग है। ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकसित करने में काफी समय लगता है। बाजार नौकरियां सृजित करके अकुशल लोगों की भी सहायता कर सकते हैं, किंतु पूंजीवाद हमेशा से ही बेरोजगारी विस्फोट का साक्षी रहा है। 20वां प्रश्न है आपका। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आधुनिक लोकतंत्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर करते हैं ताकि वे कल्याणकारी राज्य बन सकें। लोकतंत्रों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो देखिए आपका जो पहला वाला विकल्प है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पैसेज की स्टार्टिंग में ही बोला गया है बाजार और लोकतंत्र के बीच अंतर्निहित तनाव विद्यमान है, इनके बीच में तनाव विद्यमान है। जब तनाव विद्यमान है तो आधुनिक लोकतंत्र बाजार के दम पर किस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य बना पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाले विकल्प की बात करते हैं कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करते हैं। यानी यहाँ पर पर्याप्त आर्थिक वृद्धि शब्द आया है। पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को कौन सुनिश्चित कर रहा है? बाजार सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पैसेज में ही एक लाइन ये आती है, बाजार व्यक्ति के प्रयासों और कौशल का प्रतिफल देते हैं और बहुत से लोगों को समाज के
निचले पायदान से ऊपर भी उठा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे कौशलों के विकास के लिए कभी अवसर ही नहीं मिल पाता है। बाजार में जिनकी मांग है, ऐसे लोग सामान्यतः बहुत गरीब होते हैं और बहुत अक्षम होते हैं, अथवा इनमें कौशल विकसित करने में काफी समय लगता है। तो यहाँ पर यह बात भी यहाँ पर बोली गई है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त आर्थिक वृद्धि को बाजार सुनिश्चित करेंगे, ये बात भी हम नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर शंका व्यक्त की गई है, उससे यह साबित होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में पीछे छूट गए लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, तभी लोकतंत्र प्रभावी बन पाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 में का बी वाला, केवल थर्ड। 20वां परिच्छेद है अब आपका। हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को भौतिकी, गणित और इतिहास तथा हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उनके बारे में सब कुछ पढ़ाते हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है, किंतु क्या हम उन्हें देश में महामारी की तरह फैले जाति भेद की कड़वाहट के बारे में, हमारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से को ग्रसित करने वाले सूखे के दुष्परिणामों के बारे में, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता या जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में विकल्प के रूप में ईश्वरवाद की संभावना आदि के बारे में शिक्षा देते हैं? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने की शिक्षा देते हैं अथवा उन्हें केवल निष्क्रिय रहकर हमारे प्रज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। विद्यालय की समृद्ध कोकुंड दुनिया से निकलकर अचानक ही किशोर या किशोरी स्वयं को विश्वविद्यालय की उन्मुक्त दुनिया में पाता या पाती है। यहाँ वह विचारों, प्रभावों और विचारधाराओं के द्वंद्व में बह जाता या जाती है। यह संक्रमण उसके लिए कष्टदायी हो सकता है, जिसे प्रश्न पूछने और राय कायम करने के लिए हतोत्साहित किया गया है। तो 21वां प्रश्न है अब आपका इससे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विद्यालयी पाठ्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास के लिए समय मिलता है। बच्चों को बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बेहतर नागरिक बनने के लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था शैक्षिक विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग भी करती है। देखिए, परिच्छेद का जो केंद्रीय विचार निकल कर आता है, तो यहाँ पर वो वही बात बोली गई है, केवल शिक्षा ही व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु सामाजिक और जीवन साधक कौशल भी बच्चों का चरित्र और बेहतर नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 21 का डी वाला। 21वां परिच्छेद है अब आपका। हार्वर्ड और MIT जैसे सर्वोत्तम विश्वविद्यालय उनके वेतन पत्रक यानी पे रोल पर वास्तव में कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों की सुविधा होने के बावजूद फ्लिप कक्षा या फ्लिप्ड क्लासरूम प्रारूप को तेजी से अपना रहे हैं, जहां विद्यार्थी घर बैठे वीडियो व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा के समय में अपने ज्ञान का उपयोग, समस्याओं का समाधान, उदाहरणों पर चर्चा इत्यादि करते हैं। प्रोफेसर उन चर्चा को संचालित करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने विचार देते हैं, उन अंशों को स्पष्ट करते हैं जो विद्यार्थियों को अस्पष्ट प्रतीत होते हैं और उन्हें ऐसे उन्नत विचारों से अवगत कराते हैं जो प्रासंगिक हों। इन विश्वविद्यालयों ने अपने वीडियो व्याख्यानों को पूरे विश्व में सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध किया है। वे संपूर्ण विश्व के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एकीकृत करके अपने अध्यापन में शामिल करने, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त खंडों को लेकर उसके आधार पर पैकेज तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो देखिए, 22वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पारंपरिक पद्धति की तुलना में कक्षा शिक्षण संचालित करने की ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालयों की क्षमता बेहतर होगी। विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से और कम व्यय में उपलब्ध कराई जा सकेगी। हमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित आधारिक संरचना में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और तब भी हम बेहतर मानवीय और सामाजिक पूंजी विकसित कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साथ कोचिंग संस्थान इस अवसर का लाभ ले सकते हैं और फल फूल सकते हैं। देखिए, पूरे पैसेज में कहीं भी कोचिंग संस्थानों की बात नहीं हो रही है, तो डी वाला ऑप्शन तो स्वतः ही निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की आधारिक संरचना में निवेश करने की बात भी नहीं हो रही है। आपके पैसेज में कहीं भी आधारिक संरचना में निवेश करने की ये बात भी नहीं हुई है, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी निकल जाएगा। अब यहाँ आपके सामने ए और बी दो ऑप्शन बचे हैं। तो परिच्छेद का जो केंद्रीय विचार है वो वीडियो व्याख्यान के माध्यम से, जो कि पूरे विश्व के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, विषय वस्तु में कोई कमी किए बिना उच्चतर शिक्षा सहजता से
और कम ब्याज से उपलब्ध कराई जा सकेगी, ये यहाँ पर इसका केंद्रीय विचार निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन पद्धति से क्षमता बेहतर होगी ये बात नहीं बोली गई है, बल्कि यहाँ पर बोला गया है कि वीडियो व्याख्यान के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर वीडियो व्याख्यान यानी यही फ्लिप्ड कक्षा है। फ्लिप्ड कक्षा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं और उन्हें जो है विद्यार्थियों को पीडीएफ के माध्यम से दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहले वो बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी आईएएस की कोचिंग को ज्वाइन करने जाएं तो पूरा शेड्यूल पकड़ा देते हैं कि हमारे इस महीने में हम कौन सा सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, फलाने महीने में कौन सा सब्जेक्ट कवर होगा, इस दिन कौन सी टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी, पूरा बना के दे देते हैं शेड्यूल। तो वैसे ही क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम की अवधारणा भी कुछ ऐसी है जहां पर पूरा स्कूल का, जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो प्रोस्पेक्टस में पूरा बता दिया जाएगा कि फलाने दिन पर आपकी ये कक्षा लगेगी, ये वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, चाहे आप उसको पीडीएफ के रूप में स्टार्टिंग में पकड़ा दें, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लिप्ड क्लासरूम में मेन बात है वीडियो व्याख्यान। ये फ्लिप्ड क्लासरूम का जो मेन मोटो है वो वीडियो व्याख्यान को पहले ही दिखाकर उसके बाद अप्लाइड रूप से इन क्लास में जब आप आएंगे तो अप्लाइड रूप से अपने जो भी शंकाएं हैं उनको अपने टीचर के सामने दूर करेंगे। ये यहाँ पर इसका केंद्रीय उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन जो है ज्यादा सटीक है, तो आपका सही आंसर है 22 का बी वाला। 22वां परिच्छेद है आपका, हमारे नगर जनसंख्या के अधिक संकेंद्रण और अपर्याप्त आधारिक संरचना के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुवेद्य हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, किंतु हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्रणाली विकसित नहीं की है। जीडीपी में हमारे नगरों का योगदान 65% है, किंतु उनमें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। वायु की गुणवत्ता, परिवहन आदि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए अत्यावश्यक है। हमें नगर योजना बनाने के कार्य में नागरिकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है और ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना होगा जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 23वां प्रश्न है आपका, इससे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष हो सकता है। हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भारत की आधारिक संरचना और संधारणीयता संबंधी समस्याओं के लिए विकास की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति व्यवहार दीर्घावधि समाधान है। देखिए, यहाँ पर आपके पूरे पैसेज में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति की बात नहीं हो रही है। पहली बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पूरे पैसेज में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति व्यवहार होगी, ये बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। तो डी वाला तो अपने आप निकल जाएगा। ए वाला विकल्प जो है कि हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर पूरा पैसेज प्रशासनिक व्यवस्था पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प ही आपका निकल जाएगा। बी वाला विकल्प आपको कुछ कुछ सही लग रहा होगा। यहाँ पे बोला गया है निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। वहीं सी वाले विकल्प में बोला गया है कि हमारे नगरों के रखरखाव और विकास के लिए हमें संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। और देखिए, यहाँ पर बी और सी में अगर आप कंपेरिजन करें तो सी वाला यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो इसका केंद्रीय भाव निकल कर आ रहा है। इस पैसेज में परिच्छेद के आधार पर कहा गया है कि सर्वाधिक तार्किक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है इसके आधार पर कि नगरों के विकास के लिए संधारणीयता संबंधी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो कि संधारणीय समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 23 का सी वाला। बी वाला भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सी वाला सबसे उपयुक्त होगा। तो आंसर है 23 का सी वाला। 23वां परिच्छेद है आपका, नैसर्गिक राज्य में ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो सकता जिसे सामान्य सहमति से अच्छा या बुरा कहा जा सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो नैसर्गिक राज्य नेचुरल स्टेट में रहता है वह केवल अपने ही लाभ का ध्यान रखता है और अपनी पसंद के अनुसार तथा जहाँ तक कि उसके अपने लाभ का संबंध है अच्छे या बुरे का निर्णय करता है और स्वयं को किसी भी विधि के अंतर्गत अपने सिवा अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता है। और इसलिए नैसर्गिक राज्य में अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती है। केवल सिविल राज्य में ऐसा संभव है, जहाँ सामान्य सहमति से अच्छे या बुरे का निर्णय किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राज्य के प्रति उत्तरदायी मानता है। तो 24वां प्रश्न है आपका, इससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या सही या गलत है ये अवधारणाएं राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में है। क्या सही या गलत है इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। नैसर्गिक राज्य में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनैतिक
और स्वार्थी होता है। क्या सही है या गलत है, यह विचार मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर पूरे पैसेज में उत्तरजीविता की बात नहीं हो रही है कि क्या सही क्या गलत है, ये मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक विचार है, ये यहाँ पर पूरा नहीं बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर नैसर्गिक राज नेचुरल स्टेट में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अनैतिक ही हो, ठीक है। हो सकता है कुछ व्यक्ति यहाँ पे नैतिक भी हो, ठीक है, कुछ व्यक्ति यहाँ पर स्वार्थी ना हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी वाला कथन ये गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया नैसर्गिक राज में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनैतिक और स्वार्थिक होता है, तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी अनैतिक हों, सभी स्वार्थी हों, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बी वाला जो कथन है, क्या सही क्या गलत है, इस बारे में जब तक कोई शासक प्राधिकारी निर्णय नहीं लेता, कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। देखिए शासक प्राधिकारी की भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर शासक प्राधिकारी की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर राज्य के स्वरूप की बात की गई है। ये राज्य के स्वरूप पर डिपेंड करता है कि किस तरह का राज्य का स्वरूप है, सिविल राज्य है या फिर नेचुरल स्टेट है, नैसर्गिक राज्य है, कैसा राज्य है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है कि क्या सही या गलत है, ये अवधारणा है राज्य के निर्माण के कारण अस्तित्व में है। राज्य किस प्रकार का है, राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, तो उसी के हिसाब से ये धारणाएं अस्तित्व में आई हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 24 का ए वाला। 24वां परिच्छेद है आपका, आसन्न भविष्य में हम कई नई प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धि एवं रोबोट विज्ञान, रोबोटिक्स, 3D विनिर्माण, ग्राहकों की मांग के अनुसार निर्मित जैविक एवं औषधि उत्पादों, घातक स्वचालित शस्त्रों एवं चालक रहित कारों का बढ़ता पण्यकरण, कमोडिफिकेशन देखेंगे। इससे विकट समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस नैतिक प्रश्न पर प्राय विचार किया गया कि चालक रहित कार नियम न मानने वाले पदातिक जेवॉकर को टक्कर मारने एवं अचानक एक ओर मुड़कर कार को क्षतिग्रस्त करने के बीच में निर्णय कैसे लेगी। इसका उत्तर दोनों है, सरल मानव जीवन को बचाना और जटिल भी। कितने कोण पर कार को मुड़ना चाहिए, क्या केवल उस नियम को न मानने वाले पदातिक को बचाने भर या उससे अधिक। यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी या कैलिफोर्निया में मौजूद कार का मूल कूट लेखक करेगा या फिर हैदराबाद में मौजूद वह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा जिसे कार का अनुरक्षण कार्य सौंपा गया है। यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम फाइन प्रिंट होंगे तो यह पार राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निर्णयों सहित बीमा एवं निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह प्रभावित करेगा। 25वां प्रश्न है आपका, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकपूर्ण, युक्ति युक्त एवं व्यावहारिक निहितार्थों को बेहतर दर्शाते हैं। अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। आधुनिक प्रौद्योगिकियां आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं। नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। भू राजनीतिक को कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस पैसेज को ढंग से देखें तो पूरा पैसेज क्या है, पूरा पैसेज यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है भाई कार निर्माण करने वाली कंपनी है और उसने चालक रहित कार डिजाइन की है। अब मान लीजिए वो चालक रहित कार किसी दूसरे देश में एक्सीडेंट कर देती है। अब चालक रहित जो कार है उसको बनाने वाली कंपनी कहीं और की है, उसका प्रोग्राम डिजाइन करने वाला या सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी का कहीं और का है, और जिस हिसाब से कार डिजाइन की गई है उसके हिसाब से जो उस देश के नियम कानून है वो थोड़े अलग हैं। तो इन सब में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये बात यहाँ पर हो रही है। यानी यहाँ पर यही बोला गया यदि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में मानव जीवन को प्राथमिकता देने के बारे में भिन्न भिन्न सूक्ष्म नियम होंगे तो यह पार राष्ट्रीय निर्णयों सहित बीमा एवं निवेश संबंधी निर्णयों को किस तरह प्रभावित करेगा। तो यानी यहाँ पर अत्यधिक वैश्वीकरण के संदर्भ में टॉपिक नहीं है, अत्यधिक वैश्वीकरण के संदर्भ में आपका पैसेज नहीं है। तो आपका पहला वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जो आपकी आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं ये आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं। जैसा कि इस पैसेज का भाव है कि भाई मान लीजिए कार कहीं और बनी है, यहाँ पे बोला गया है कि कितने कोण पर कार को मुड़ना है, क्या केवल उस नियम को न मानने वाले पदातिक को बचाने भर या उससे अधिक। यदि चालक रहित कार डबलिन में होगी तो निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय आयरिश सरकार करेगी या कैलिफोर्निया में मौजूद कार का मूल कूटलेखक करेगा या फिर हैदराबाद में मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियां आर्थिक सीमाओं को तेजी से मिटा रही हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये सही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। जैसा कि पैसेज की एंड की लाइन में बोला गया है कि मान लीजिए कार कहीं और बनी है,
कार का सॉफ्टवेयर कोई और किसी और देश से चला रहा है। अब जिस देश में एक्सीडेंट हुआ है वो तीसरा देश है। अब वहाँ पर उसके नियम और कानून कुछ अलग हैं। वहाँ पर मान लीजिए बीमा का नियम अलग है, वहाँ पर या फिर जो भी मान लीजिए किसी का दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के लिए कुछ और प्रावधान बने हुए हैं। तो यहाँ पर निर्णय कौन करेगा, गलती किसकी है? तो यहाँ पर दिक्कत वही दिखा रही है कि नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की सप्लाई चेन की बात नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके भी पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे पूरे पैसेज में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि सप्लाई चेन अपनी विकसित करनी चाहिए। तो प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति अपनी निजी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर पैसेज में नहीं बोली गई है। चौथा वाला भी निकल जाएगा। पांचवा वाला है कि भू राजनीति को कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा। ये बिल्कुल सही है। जैसा कि यहाँ पर पैसेज में एंड में ये यहाँ पर शंका दी हुई है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन निर्णय करेगा? क्या आयरिश सरकार करेगी, या फिर उसका जो मैन कूटलेखक जो कैलिफोर्निया में ये करेगा, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो कि हैदराबाद में वो करेगा? कौन करेगा? तो ये यहाँ पर मेन समस्या है कि भू राजनीति को कई अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निराकरण करना होगा। ये समस्या है यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 25 का सी वाला, केवल 2, 3 और 5। 25वां परिच्छेद है आपका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कोड के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए तो वह अनर्जक परिसंपत्ति एनपीए स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने में हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद यह संहिता भावी ऋण चक्रों में बैंक भैयों को शोधित करने में सहायक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण भी बैंकों की गुंजाइश पूंजी कैपिटल कुशन को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। किंतु अशोध्य कर्ज का समाधान और पुनः पूंजीकरण इस समाधान का एक अंग मात्र ही है। यहाँ पर यह बात भी बोली गई है, किंतु अशोध्य कर्ज का समाधान और पुनः पूंजीकरण इस समाधान का क्या है, एक अंग मात्र ही है, क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाते हैं तब तक भावी ऋण चक्र बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। यानी यहाँ पर प्रणालीगत सुधार की बात डिमांड की गई है। जब तक प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक जो भावी ऋण चक्र है ये बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालता रहेगा। ये बात यहाँ पर अंतिम लाइन में बोली गई है। तो 26वां प्रश्न है आपका, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है? पहला है, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन अन्वीक्षण, मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए। ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए जिससे कि अधिक ऋण देने, ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन करने और इसके जरिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रेरित किया जा सके। कई बैंकों को कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और उनके खराब निष्पादन को रोकने का दीर्घकालिक समाधान है। अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इस पैसेज की अंतिम लाइन में बोला गया कि जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणाली के सुधार नहीं किए जाते हैं तब तक भावी ऋण चक्र जो ऋण चक्र है ये बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प जो है ये सही है। यहाँ पर आपका ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है। ए वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि केंद्र सरकार को ये सब चीजें सौंप देनी चाहिए। मॉनिटर और सघन विनियमन केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर पैसेज में नहीं बोली गई है। यहाँ पर ब्याज दरों को कम करने की बात भी नहीं बोली गई कि ब्याज दरें निम्न कर दी जाएंगी तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा तो लोन क्रिएट नहीं होगा, ये बात भी यहाँ पर नहीं बोली गई है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बैंकों में छोटे बैंकों का विलय करने की भी बात पैसेज में नहीं बोली गई है। तो यहाँ पर सी वाला भी गलत हो जाएगा, केवल डी वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 26 का डी वाला। 26वां परिच्छेद है अब आपका, भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है और ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा, विंग, मौद्रिक हो या राजकोषीय, दूसरी शाखा के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के उप सिद्धांत को बेहतर दर्शाता है?
केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता है। सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थाओं का सघन विनियमन करना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों के संगत नहीं है। लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी समष्टि आर्थिक नीति की किसी भी शाखा, चाहे वो मौद्रिक हो, ठीक है, या फिर राजकोषीय। मौद्रिक कौन होगी? मौद्रिक वो होगी जो कोई आरबीआई ने डिसाइड की होगी। राजकोषीय वो होगी जो कि संसद के द्वारा निकला हुआ होगा। तो मौद्रिक और राजकोषीय का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ आरबीआई होगा, दूसरी तरफ सरकार होगी। तो यहां पर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर 27 का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि प्रीलिम्स से पहले आपका 2021 का सीसेट पूरा कवर भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।